शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की ये एक प्रकार से स्पेशल एजेंसी के रूप में काम करता है WHO। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 194 देश अभी इसमें शामिल हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। इसके साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी। ये एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉर्मली अपने सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से ये काम करता है। जैसे हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, तो आपस में इनका सहयोग रहता है, इसी से ये काम करता है। तो वर्ल्ड लेवल के जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इशू रहते हैं, चाहे वो कोरोना के हों, चाहे मलेरिया के हों, डेंगू को हों, तो इनमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है WHO। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो इनोवेशन है, अनुसंधान है, इसके एजेंडा को वो आकार देता है और कई सारे जो मानदंड हैं, मानक हैं, उनको निर्धारित करता है। ठीक है, यदि कोरोना फैल रहा है तो देशों को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए तो कम होगा, उसको हम रोक पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कदम WHO उठाता है। इसके साथ ही WHO साक्ष्य आधारित, मतलब बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं करी जाती, बिना सबूत के नीति विकल्पों को क्लियर कर देता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन भी करते रहता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से काम चालू किया था। अतः हम क्या काम करते हैं, 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उद्देश्य या फिर काम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कामों पर निर्देशक और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में काम करना, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे कई सारे जो ग्रुप हैं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे हैं, उनके साथ में सहयोग स्थापित करना और उसको बनाए रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट यदि अनुरोध करती है WHO से तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रुपया पैसे की मदद WHO करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है जो स्वास्थ्य के प्रति इस क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। इसका संचालन करा जाता है अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जितने भी सदस्य देश हैं उनका लीडरशिप प्रोवाइड करने वाले लोगों से मिलकर ये बनी है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक को मुख्य प्रतिनिधि नॉमिनेट किया जाएगा। इन प्रतिनिधियों को हेल्थ के सेक्टर में उनकी टेक्निकल क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुनते हैं। ठीक है, सबको नहीं है, उन्हीं में से हमको चुनना, क्योंकि ये सदस्य किसी भी देश के स्वास्थ्य प्रशासन का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहा जा रहा है इसकी जो बैठक है वो रेगुलर होते रहती है, वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। हर साल इसकी बैठक होती है। विश्व स्वास्थ्य सभा के काम के बारे में बताया जाता है, WHO की नीति निर्धारण करना। इसके अलावा रुपए पैसे से रिलेटेड जो नीतियाँ बनाती है WHO, उनकी निगरानी करती है और बजट की समीक्षा और अनुमोदन भी करती है। ये WHO और संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करती है। और फिर इसका एक हिस्सा है सचिवालय। सचिवालय में महानिदेशक रहेंगे और ऐसे तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी भी आ जाते हैं जिनका संगठन के लिए जरूरी है। ये सभा के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नॉमिनेशन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति होती है। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ये ओरिजिनेट हुआ है साउथ अफ्रीका से।
पूरे ग्लोबल में बहुत हाई रिस्क ये इम्पोज कर रहा है, ऐसा कहना है WHO का। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य संगठन कह रहा है देशों को कि आप अपना जो हेल्थ सिस्टम है ना उसको बूस्ट करिए। जैसे कि यदि आपके पास में बेड की कमी है उसको पूरा करिए, डॉक्टर और नर्सेस की जो कमी है उसको आप पूरा करिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन तेज़ी के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आइसोलेशन, ट्रेसिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं ना सब हेल्थ सेक्टर में आती हैं, तो इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य संगठन का ऐसा कहना है। आगे बात बताई जा रही है कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड अभी तक डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी जो है फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम अनुमान लगा सकें इसका पोटेंशियल कितना है टू escape प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। मतलब कि यदि मुझे वैक्सीन लग गई है तो मेरी जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट से कितना प्रभावशाली रहेगी, अभी इसकी कोई जांच नहीं हुई है, ये जांच होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि प्रीवियस इन्फेक्शन रहा है तो उसको ये वाला वेरिएंट किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये सारी रिसर्च होना इसमें अभी बाकी है। इसके अलावा इसमें बात करी जाती है इन एंटीसिपेशन ऑफ इंक्रीज्ड केस नंबर। ठीक है, एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा या फिर अनुमान लगाना। पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, इसके बाद ये फैलता गया। तो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है WHO, उनका कहना है अपने 194 जो सदस्य देश हैं कि वैक्सीनेशन को आप एक्सीलरेट करिए, बढ़ावा दीजिए। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स को, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले उन्हीं को देना। इसके बाद इंश्योर करना है प्लान्स वर इन प्लेस टू मेंटेन हेल्थ सर्विस। इसके बाद हमको हेल्थ सर्विस को मेंटेन करना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, फार्मूला रिपील बिल, फार्मूला की वापसी का जो बिल था उसको कहा जा रहा है कि लोकसभा में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसको पास करा दिया गया, लेकिन इसमें कोई डिबेट नहीं हुई है। अब सरकार इसलिए भी डिबेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि अपोजिशन की तरफ से MSP पर कानून, इसके अलावा बिजली से रिलेटेड जो डिमांड है, जो कानून बना है उसको लेकर के, और जो लोगों की डेथ हुई है, जो लोगों को जेल हुई है, जो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, ये सारी डिमांड उठ जाती। इसी के चलते चलते सरकार ने सोची कि इसको जल्दी जल्दी पास करा दिया जाए, किसी प्रकार की डिमांड इसमें शामिल ना हो पाए। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो इसको हम पहले जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार से डिजिटल मुद्रा होती है। इसका मतलब ये हो गया, आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए। इस करेंसी का यूज़ फिर आप अन्य लेन देन में कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी क्या हो गई, एक प्रकार से मुद्रा हो गई। तो एक तो हमारे यहाँ पे नोट चल रहा है, सिक्के चल रहे हैं, दूसरी हो गई क्रिप्टो करेंसी, दोनों से लेन देन हो जा रहा है। अब जब क्रिप्टो करेंसी से लोग लेन देन करने लग जाएंगे तो रुपए का क्या काम रह जाएगा, रुपए की तो उतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर, इसलिए इसका जो मूल्य रहता है ना वो बढ़ते जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार से डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारी को इनक्रिप्टेड तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण इनकी वैधता या फिर भविष्य को लेकर खतरा रहता ही है। जैसे हमारे देश में सरकार कह रही हम खुद की क्रिप्टो करेंसी लेकर के आएंगे और जो प्राइवेट जितनी भी चल रही हैं उनको हम बंद करेंगे, बैन करेंगे। और अभी ये ठंडी का सेशन चालू होगा तो इसमें ये नियम कानून भी सरकार बना ही लेगी। यदि अभी देखोगे तो विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी चालू हैं।
पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ एग्जाम्पल है। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वित्तीय लेन देन में बैंकों या फिर अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देना। पैसा का लेन देन के लिए हमें बैंक जाने की क्यों ज़रूरत पड़े, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी आई थी। नॉर्मल बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। और ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, विकेंद्रीकृत बही खाता। इसमें लेन देन से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध करके कोडिंग के माध्यम से एक ब्लॉक के रूप में सेव किया जाता है। ब्लॉकचेन में दर्ज प्रत्येक आंकड़े का अपना एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसको चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी रहेगा, जिससे इन्हें आसानी से एक श्रृंखला में रख सकते हैं। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन यदि दर्ज हो गया तो ना उसको हटा सकते हो और ना ही इसमें कोई जोड़ना घटाना आप कर सकते हो। ब्लॉकचेन लेन देन की संपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर सुरक्षित करने के बजाय हजारों कंप्यूटरों में सेव कर लेते हैं। किसी भी नए लेन देन को डेटाबेस से जुड़े सभी कंप्यूटरों, मतलब ब्लॉकचेन तकनीक में इन्हें नोड्स के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा उनको वेरीफाई किया जाता है। आरबीआई क्या है ना, इसका विरोध करती है। क्यों करती है? मुद्रा के रूप में। क्रिप्टो करेंसी को विश्व के किसी भी देश या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के रूप में वैधानिकता नहीं मिली है। क्रिप्टो करेंसी की विश्वसनीयता और किसी वित्तीय निकाय के समर्थन के अभाव में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा कमोडिटी के रूप में शेयर बाजार में किसी भी व्यवसाय के शेयर की कीमतों का निर्धारण उसके कारोबार बाजार में उसकी मांग के आधार पर होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पारदर्शिता नहीं है। इसकी कीमतों की अस्थिरता कम ज़्यादा होते रहती है। कई विशेषज्ञ कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के जो विनिमय के संदर्भ की आशंकाएं जाहिर करते रहते हैं। तो कल जब बैठक चल रही थी तो उसमें बताया गया है सरकार की तरफ से कि हम जो है क्रिप्टो के ट्रेड को ट्रैक नहीं करते हैं, उसमें जो लेन देन हो रहा है उसके लेन देन को हमने ट्रैक नहीं किए हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन इन द कंट्री एंड हैज़ नो प्लान टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज ए करेंसी। हम लेन देन को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, और दूसरी बात यह है और ऐसी भी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम बिटकॉइन को हमारे देश की करेंसी के रूप में मान्यता दे दें, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है पार्लियामेंट में मंडे के दिन। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं NFHS सर्वे 5 से रिलेटेड। ठीक है, धीरे धीरे करके 2-3 स्टडी इसमें हम देखे हैं। अगली जो स्टडी है एनालाइज किया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से भारत में जन्म दर कंट्रोल हो रही है। तो जो जो साधन उसके लिए अपनाए जाते हैं उसमें स्त्री कितनी आगे है और उसमें पुरुष कितने आगे हैं। ओनर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन स्टिल ऑन वुमेन, NFHS 5 फिगर्स शो। मतलब कि महिलाओं में जो नसबंदी है ना उसमें बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। लेस देन 1 in 10 men यूजेस कंडोम इन इंडिया, ऐसा सर्वे में कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में यदि आप देखो कि 10 में से केवल एक व्यक्ति ही इसका यूज़ करता है, निरोध का, ऐसा कहा जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, वाइल द शेयर ऑफ मैन यूजिंग कंडोम्स इंक्रीज इन 5वें नंबर का सर्वे जो कि अभी कंडक्ट हुआ था 19-20 के लिए, फ्रॉम NFHS 4 2015-16 में कंडक्ट हुआ था। द परसेंटेज ऑफ वुमेन अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन आल्सो रोज इन द सेम पीरियड। इसी पीरियड की आप बात करोगे तो महिलाओं में जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है वो ज़्यादा देखने को मिली है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी। फीमेल स्टरलाइजेशन
अर्बन में कितनी रही, रूरल में कितनी रही, और टोटल कितनी रही अभी वाले सर्वे में और 4 वाले सर्वे में। फीमेल स्टरलाइजेशन पहले 36% था, बढ़कर के 37% हो गई। और यदि आप देखोगे अर्बन में कम है, गांव में ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है कंडोम्स का यूज़, तो चौथे नंबर में 5.6% था, ये बढ़कर के 9.5% हो गया है। इसमें शहरों में ज़्यादा है और गांव में कम है। इसके अलावा कुछ गोलियां भी आती हैं, पिल्स, तो चौथे नंबर के सर्वे में 4% था, बढ़कर के 5% हो गया है। गांव तरफ था 5.5 और शहर में है 4.5। आईओडी की बात करी जाती है तो इसका यूज़ भी बढ़ा है, 1.5 से 2% हो गया है। इसमें गांव में कम यूज़ करते हैं, शहर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेल स्टरलाइजेशन के बारे में बात बताई जाती है, तो ये तो जैसे का वैसा ही रहा है आंकड़ा, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अलग अलग यहाँ पर स्टेट की बात करी जाती है। 36 स्टेट में से 19 स्टेट ऐसे हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन इंक्रीज देखने को मिला है 5वें नंबर के सर्वे में, चौथे से कंपेरिजन करो तो। और जो राइज देखने को मिला है वो 5% से भी ज़्यादा पॉइंट देखने को मिला है 11 स्टेट और यूटी में। स्टेट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन फीमेल स्टरलाइजेशन में कौन कौन रहा है? बिहार रहा है 14.1% पॉइंट से 34.8% पॉइंट की बढ़त हमको देखने को मिली यहाँ पर। 13 से 29 हुआ है गोवा में। मध्य प्रदेश में बढ़ोत देखने को मिली है 9 से 51%। अब 36 में से 23 स्टेट in 23 of 36 state or UT for which data were available, condom use was less than 10%. The state with highest use रहा उत्तराखंड 25.5%, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ रहा 31%। इसके अलावा सिल्वर लाइनिंग in that use of condoms has gone up between the two survey from 5.5 से 9.5%. The refusal to use condom is not due to lack of awareness. 5वें नंबर का जो सर्वे है वो बताता है 85% लोग अवेयर थे कंसिस्टेंट यूज़ करने के लिए, जो कि रिड्यूस कर सकता है चांस ऑफ गेटिंग HIV और एड्स। स्टडी की बात करें, स्टडी में ये पाया गया है कि इनका जो प्रमोशन रहता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम HIV एड्स creates confusion in their acceptance among married couples. इसके अलावा many stereotypes का मतलब होता है लकीर के फकीर, मतलब रूढ़िवादी। इसका जो यूज़ है कम है, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फैमिली प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन। ये फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? महिलाओं की, इसलिए ज़्यादा वो लोग यूज़ नहीं करते हैं मेल लोग। फॉर मैन, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो संबंध होता है बताया जा रहा है कि वो प्लेजर के लिए रहता है, ठीक है। फॉर वुमेन इट इज़ ऑफन आइदर अबाउट प्रोक्रिएशन या फिर इन्वॉल्व द फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। लेकिन महिलाएं सोचती हैं, उनको रहता है फियर प्रेग्नेंट होने का। मैन आल्सो बिलीव दैट इनका जो यदि आप कम यूज़ कर रहे हो तो इससे प्लेजर क्या होता है, इसका यूज़ कम करते हैं तो प्लेजर ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है। मेल स्टरलाइजेशन का शेयर फैमिली प्लानिंग मेथड में ऑलवेज हैज़ बीन एक्सट्रीमली लो। क्यों रहा है लो? पुरुष लोग नसबंदी क्यों नहीं कराते? डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ सेफर, क्विकर एंड ईजियर, जबकि ये सेफ है, क्विक है और ईजियर है। पीपल बिलीव दैट इट कैन अफेक्ट देयर विरिलिटी,
ठीक है, वायरिलिटी आया सब, मतलब होता है हिम्मत, पुरुषत्व जिसको बोलते हैं ना, संतान उत्पन्न करने की शक्ति। तो जो संतान उत्पन्न करने की शक्ति है और वो इफेक्ट हो सकती है, उनकी बॉडी कमज़ोर हो सकती है, रेंडरिंग देम अनफिट टू वर्क, और वो काम नहीं कर पाएंगे। ये रीजन रहे, इसके चलते चलते पुरुष लोग नसबंदी नहीं कराते। तो दीज आर मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, डॉक्टर लोगों का ऐसा कहना है। फीमेल स्टरलाइजेशन इज आल्सो द प्रीफर्ड चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओवर मेथड सच एज पिल्स 5% यूज करती महिलाएं, इंजेक्टेबल 0.6%, अल्ट्रा यूटेरिन डिवाइस IUD एंड पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरिन डिवाइस 2%, इनका बहुत कम यूज़ हो रहा है। आगे बताया जाता है कि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं ना, टेंड टू थिंक फैमिली प्लानिंग नॉट फॉर डिलेइंग एंड स्पेसिंग लेकिन फॉर कंप्लीटिंग द फैमिली साइज, दाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वीडन से रिलेटेड। मैग्दलेना एंडरसन इलेक्टेड एज स्वीडन्स फर्स्ट वुमेन PM, पहली बार ये स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। लेकिन फिर क्या क्या हुआ था, कुछ घंटे के बाद ही संसद में बजट का प्रस्ताव गिर गया। इसके चलते चलते इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार के दिन फिर उन्हें सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं एंडरसन, इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेट पार्टी। सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि वो अपनी पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाने वाली, वहीं उनकी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की घोषणा मंगलवार को हो जाएगी। स्वीडन की न्यूज़ आई है, तो ये रहा मैप में स्वीडन। वाइट कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है वाइट कलर से, ये स्वीडन का है इस प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं बाउंड्री की। फिनलैंड इसके किधर पे पड़ेगा, फिनलैंड पड़ेगा इसके पूरब की दिशा में, ये फिनलैंड देख रहे हैं। इसके बाद नॉर्वे किधर पड़ जाएगा, नॉर्वे पड़ जाएगा इसके पश्चिम की तरफ में, पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आप कह सकते हो, थोड़ा सा हिस्सा बस बचा है। डेनमार्क भी इसके किधर में पड़ता है, डेनमार्क भी पड़ता है इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। और नीचे पड़ जाएगा जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड। ये वाले जो देश हैं, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, समुद्री बॉर्डर शेयर कर रहा है, लातविया, लिथुआनिया, ये सब अपने समुद्री बॉर्डर इसके साथ में शेयर करते हैं। जर्मनी, डेनमार्क हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन कौन कौन सी हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया किस तरफ पड़ती है, स्वीडन के पड़ती है पूरब की तरफ में, ठीक है, जो कि फिनलैंड और स्वीडन को सेपरेट करती है। नीचे चले जाओगे साउथ की तरफ तो बाल्टिक सी पड़ता है, इस तरफ आपका स्वीडन रहेगा, और नीचे की तरफ आ जाएंगे आपके पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, जर्मनी,